लगते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें धारा बहने लगती है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्पन्न होना, ठीक है, और उसके कारण धारा बहना, इसी प्रभाव को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश को जब गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के कारण उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं और इस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि प्रकाश के नेचर के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कि प्रकाश का जो नेचर है वो कभी तरंग जैसा व्यवहार करता है और कभी कण जैसा व्यवहार करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे केवल तरंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये तरंग नेचर क्या होता है। चलिए सुनिए, नेक्स्ट रीडिंग आपका है वेव फ्रंट। तरंगाग्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है आपका तरंगाग्र। सुनिए ध्यान से इसे। किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण की समान कला में हो, कंपन समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो तरंगाग्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा है, पहला है आपका समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब माध्यम के एक ही दिशा में, ठीक है, जब माध्यम के एक ही दिशा में सभी कण संचरित हों तो उसके लंबवत पृष्ठ पे खींचा गया जो तरंगाग्र होता है वो आपका समतल तरंगाग्र होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा तरंगाग्र जिसमें पृष्ठ पर स्थित सभी कण एक साथ कंपन करना प्रारंभ करते हैं और उनकी जो कला होती है समान कला होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं हम लोग। ये है फिगर, इसका फिगर नंबर आप लोग केवल ए बनाएंगे समतल तरंगाग्र का। देख लीजिए यहाँ पर कि जो कण के कंपन है वो समान कला में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोली तरंगाग्र। पहले फिगर देख लो सबका, एक गोली तरंगाग्र है और एक बेलनाकार तरंगाग्र है। ठीक है, तो देखिए आप एक गोली तरंगाग्र क्या होता है कि जब कंपन जो होते हैं वो एक बिंदु स्रोत से निकले, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, जब माध्यम में जो कंपन होते हैं वो एक बिंदु से निकलते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो गोली तरंगाग्र कहलाते हैं। और जब कोई रेखी स्रोत से आपका निकलता है, जब रेखी स्रोत से कोई तरंगाग्र बनता है तो आपका वो क्या होता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, ये बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, ऐसा तरंगाग्र जो एक रेखी स्रोत से उत्पन्न होता है बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। फिगर मैंने दिखाई दिया, आप वहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सुनिए यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि हाइगेंस ने अपने इस सिद्धांत में प्रकाश को तरंग के रूप में बताया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रकाश जो होती है तरंगों के रूप में चलती है और इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष बाद 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचित होती है।
तो आप ऐसे कह सकते हैं एक लाइन में कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होती है वो तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने बताया क्या। उन्होंने ये बताया, ठीक है, आप सुने ध्यान से। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो आपकी प्रकाश होती है वो तरंगों के रूप में चलती है, और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में समान चाल से चलती हैं। ठीक है, सभी दिशाओं में समान चाल चलती हैं। तो उस समय के वैज्ञानिकों को केवल यांत्रिक तरंगों का ही ज्ञान था। तो इसके लिए हाइगेंस ने एक माध्यम की कल्पना की। तो उन्होंने बताया कि एक माध्यम ईथर है जो हमारे स्पेस में सर्वव्यापी है, मतलब सभी जगह फैला हुआ है, और हाइगेंस को लगभग भारहीन माना गया। और उन्होंने ये बताया कि इसमें सभी पदार्थ प्रवेश कर सकते हैं और इसका घनत्व तो बहुत ही कम और प्रत्याशा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसी कारण प्रकाश तरंगे काल्पनिक माध्यम ईथर में अति तीव्र वेग से चलती हैं। ठीक है, जब प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होती है तो हमारे रेटिना पे गिरती है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो तरंग सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की अलग अलग लंबाइयाँ होती हैं। तो एक्चुअली एक दो लाइन में अगर हमें समझना हो कि हमारा जो हाइगेंस तरंग सिद्धांत है वो क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है और इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने स्पेस में एक सर्वव्यापी ईथर की कल्पना की और उसने यह माना कि ईथर में सभी पदार्थ क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, और ये लगभग भारहीन होता है। ठीक है, इसका घनत्व बहुत ही कम और प्रत्याशा बहुत अधिक होती है। तो ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। चलिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होता है जानते हैं। इधर देखिए, प्रकाश संबंधित कई घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में कुछ सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रकाश की कुछ घटनाओं को बताने के लिए हाइगेंस ने एक नया सिद्धांत बनाया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगांक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, कौन कौन सी परिकल्पना है इसकी। पहला ये है कि किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि जिससे कोई भी माध्यम है, अगर उसमें प्रकाश तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं तो उसमें उपस्थित सभी कण कंपन करने लगते हैं। यदि किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण समान कला में कंपन करें तो वो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा पॉइंट। हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग की भांति कार्य करता है। ठीक है, और जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन नई तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तीसरा पॉइंट। यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगाओं का स्पर्श पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए फिगर कि अगर हम लोग इनको एक पृष्ठ मानकर खींचें तो एक नया तरंगाग्र प्रदर्शित करने लगती है। ठीक है, अब हम लोग देखो, हमने पहले ही कहा कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना तो इसकी सहायता से अब हम लोग को प्रूव करना है कि प्रकाश में होने वाली जो घटनाएं हैं क्या इसको फॉलो करती हैं। तो हाइगेंस ने दो घटनाओं को तरंग सिद्धांत की सहायता से समझाया। पहला तो उन्होंने बताया परावर्तन की व्याख्या और दूसरा अपवर्तन। बाकी सबकी व्याख्या करने में यह फेल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो पॉइंट है इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ये है आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार तरंगों के परावर्तन की व्याख्या की। ठीक है,
कैसे कि उसके लिए आइए फिगर देखते हैं, आपको समझाते हैं फिगर। हम फिगर देख लीजिए। चलिए देखिए, ये जो ए और बी है, एक आपके समतल तरंगाग्र है जो आपके अनंत से प्रकाश स्रोत से आने वाला तरंगाग्र ए भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब ये तरंगाग्र एक्स एक्स डैश के पृष्ठ से टकराता है तो देखिए पहले ए टकराता है और फिर आपका बी वाला टकराता है। तो बी वाला मान लेते हैं कुछ समय बाद टकराता होगा बिंदु ए डैश पे। तो ये तरंगाग्र जब टकराता है तो टकराने के बाद ये इस पृष्ठ पर उपस्थित कणों से टकराता है और वो द्वितीयक तरंगाओं जैसा व्यवहार करते हैं। तो ए डैश बी डैश एक आपका नया तरंगाग्र बनता है, ठीक है। तो चलिए हमें परावर्तन प्रूव करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परावर्तन में कि दो अगर कंडीशन ये फॉलो करे, दो रूल फॉलो करे तो परावर्तन की व्याख्या संभव है। पहला ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब पे खींचा गया आपतन बिंदु, ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में स्थित होने चाहिए, जैसा फिगर में दिख भी रहा है। ये डॉटेड लाइन जो है विलंब है, आने वाली किरण जो आपतित तरंगाग्र है और जाने वाली क्या आपकी परावर्तित तरंगाग्र है। तो ए डैश बी डैश को हम लोग परावर्तित तरंगाग्र भी कहते हैं और ए बी को आपतित तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट केस है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। चलिए अगर हम यही दो पॉइंट प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो ये क्वेश्चन है परावर्तन का वो ठीक आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग ये है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाला तरंगाग्र ए बी है जो एक परावर्तित पृष्ठ पर जैसे एक्स और एक्स डैश पर इस प्रकार आपतित होता है कि प्रकाशित किरण परावर्तन पृष्ठ के बिंदु ए पर अभिलंब कोण आई बनाता है। तो सर्वप्रथम तरंगाग्र का बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश से टकराता है और इसे द्वितीयक तरंगाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है, जो तरंगाग्र की चाल से माध्यम में चलने लगती हैं, ठीक। आगे माना तरंगाग्र के बिंदु बी को परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जैसे ए जैसे ही टकराता है तो बी से भी तरंगाएं बी ए डैश तक पहुंचती होंगी, तो मान लेते हैं वहाँ तक टी समय लगता है आने में, ठीक। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है परावर्तक पृष्ठ के बिंदुओं ए और ए डैश के बीच सभी द्वितीयक तरंगाओं के स्रोत बन जाते हैं। परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश की उपस्थिति में ये द्वितीयक तरंगाएं पृष्ठ के दूसरी ओर नहीं जा पाती हैं बल्कि पहले माध्यम में प्राथमिक तरंगाग्र के चाल से चलकर ऊपर की ओर फैलने लगती हैं, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि बिंदु ए से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं और सबसे अंत में बिंदु ए डैश से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं जब तक कि बिंदु ए बी परावर्तक के पृष्ठ ए डैश से टकराता है, तब तक बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगाएं बिंदु ए से चलकर टी दूरी तय कर लेती हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छा हम इसको प्रूव करते हैं। आप आइए इधर, ये प्रूव कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए कि अभी आप लोग फिगर देखे हैं तो फिगर में दो त्रिभुज बन रहा था। एक ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है क्योंकि दोनों राइट एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ये दोनों समरूप हैं। समरूप का मतलब इनकी जो भुजाएं होंगी वो अनुपात में बराबर होंगी। तो आप देख सकते हैं कि जितना समय बी से ए डैश तक पहुंचने में ले रहा है, ठीक है, और उतना ही समय ए बी डैश तक पहुंचने में मिलेगा। यानी ए से बी डैश पहुंचने में जितना समय ले रहा है उतना ही समय बी ए डैश तक पहुंचने में ले रहा है। और उसकी दूरी कितनी हम लोग लिए हैं, भी टी। मान लेते हैं टी समय में मान लेते हैं वो बी से ए डैश तक आने में टी समय लगता है और चाल कितना है उसका भी है।
तो इसका मान क्या आएगा, भी टी आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें एक जो कोण है वो इक्वल है, तो कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी ए डैश, ये समकोण है आपका, यानी 90 डिग्री है। ठीक, आगे आइए, और आप देख सकते हैं कि भुजा ए डैश दोनों त्रिभुजों में इक्वल है, बराबर है। तो अब ये समरूप त्रिभुज हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हो, तो दोनों भुजाओं के बीच बनने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यानी आपको क्या करना है कि त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए आप ये मान नोट करेंगे तीनों, और एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है ऐसे, और ये 90 डिग्री तो है ही, अगर ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण भी बराबर ही होगा। यानी ये परावर्तन के नियम के क्या करता है, व्याख्या करता है कि कोण आई जो कोण आर के बराबर है, और पहला नियम तो वैसे ही फॉलो हो रहा है कि मैंने बता दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक तल यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब है, वो क्या होता है आपका, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये था हमारा क्या, परावर्तन की व्याख्या, किसके सिद्धांत से, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। आप देखिए अपवर्तन परावर्तन में बस थोड़ा सा अंतर है कि जो अपवर्तन होता है उसमें प्रकाशिक किरणें एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो उनकी चाल बदल जाती है। ठीक है, तो जब उनकी चाल बदल जाएगी तो उनका तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अब हमें अपवर्तन की व्याख्या करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि साइन आई बराबर साइन आर बराबर क्या, अपवर्तनांक। ठीक है, और एक नियम तो आप जानते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए आइए फिगर देखते हैं पहले। ये देखिए, ये अपवर्तन के लिए आपका क्या है, समतल तरंगाग्र जो चल रहा है ए बी माध्यम के पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी मानी गई है, v1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है आपका, v2 माना गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जब आपतित किरण ए बी एक समतल तरंगाग्र के पृष्ठ x और x डैश पर टकराता है, तब देखिए क्या होता है कि पहले क्या होगा कि सबसे पहले बिंदु A टकरा रहा है, तो बिंदु A माध्यम पर स्थित कणों को क्या करेगा, एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेंगे, और वो क्या होंगे, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब B से A डैश तक तरंगाग्र आता है, तो उतने ही समय में A से B डैश तक आपका तरंगाग्र पहुंच जाता है। इसका मतलब अगर मान लें कि B से A डैश तक चलने में प्रकाश की चाल v1 है, तो B A डैश बराबर क्या होगा, v1t। ठीक, और मान लेते हैं कि A से B डैश तक चलने में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है, तब यहाँ से A से B डैश तक चलने में लिया गया समय कितना, दूरी कितनी होगी, v2t होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि मैंने पहले बता दिया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है। तो चलिए पहले हम लोग नोट कर लेते हैं किसकी चाल बदल जाती तो होती कितनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी डैश बराबर क्या होगा, v2t, और ए बी डैश बराबर क्या होगा, v1t। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फिगर में कि ए बी एक आपतित किरण है और ए डैश बी डैश आपका क्या है, उसमें अपवर्तित किरण है, अपवर्तित तरंगाग्र आप कह सकते हैं। तो अब हम लोग त्रिभुज यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज। फिगर में आप देख लीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी ए डैश में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन आई निकालेंगे
तो साइन आई बराबर क्या होता है आपका, तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी बी ए डैश बटे क्या, ए डैश। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश में, तो यहाँ पे साइन आर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन आर बराबर क्या होगा, ए बी डैश बटे ए डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, और ये फोर्थ होगा। चलिए यहाँ पे साइन आई बटे साइन आर निकालते हैं जब, साइन आर बटे साइन आई बटे साइन आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा V1 टी बटे V2 टी, और ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आएगा साइन आई बटे साइन आर, यानी V1 बटे V2। अब हमें यही V1 V2 का मान क्या दिखाना है, कांस्टेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, एल लैम्डा। तो आवृत्ति बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता। तो V2 बराबर क्या होगा, n2 लैम्डा। डिवाइड करके देखते हैं, तो ये क्या होगा, n1 बटे n2, और n1 बटे n2 को हम लोग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, और ये आपका नियतांक है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, या फिर आप इससे निकाल सकते हैं, C/V से निकालिए। चलिए, तो ये n1 V1 ये प्रकाश की चाल है, और n2 बराबर क्या होगा, C बराबर n2 V2, इसको छोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, V1 बटे V2 बराबर n2 बटे n1, और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो यानी ये आपका एक नियतांक हो चुका है, तो यहाँ पे n2 बटे n1 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि स्नेल नियम जो होता है वो यही होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यही स्नेल का नियम है, और इससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वो अपवर्तन तरंग सिद्धांत के अनुरूप ही कार्य करती है। यानी इसमें हम लोग अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या हम लोग प्रकाश को तरंग मान के प्रूव कर सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन आप जान ही रहे हैं कि सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड आपका ये होगा कि अपवर्तित किरण और आपतित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों एक ही बिंदु पर, ये तीनों एक ही तल से होकर गुजरती हैं। तो ये था हमारा दोनों नियम की व्याख्या। चलिए आप एक कमियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत की कमियां। चलिए ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पे कि इस सिद्धांत में प्रकाश तरंगों को यांत्रिक माना गया है, जिसके संचरण के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की गई है। ठीक, तो कह सकते हैं माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ईथर जैसे सर्वव्यापी माध्यम की उपस्थिति को सही नहीं माना। यानी जो हाइगेंस ने माना था कि स्पेस में ईथर की जो मात्रा है वो स्थित होती है, लेकिन माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग में इसे नकार दिया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, जिसके द्वारा ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। यहाँ फेल हो गया। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक पथ। तो अब सिंपल सी भाषा में जान सकते हैं, प्रकाशिक पथ यानी प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक पथ कहेंगे। और इसे हम लोग किसे दिखाते हैं, यहाँ पे फार्मूला आपका है प्रकाशिक पथ n/d। ठीक है, ये फार्मूला है n/, डी, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट फार्मूला हमारा है
कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो आप लिख सकते हैं λ2 बराबर λ1/n, n आपका अपवर्तनांक है। तो इन्हीं दो फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूले पे। ये देखिए, निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6360 एंगस्ट्रॉम है। जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि सोडियम का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर दिया है। देखिए यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया हुआ है आपका 6360 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो n बराबर दिया है 4/3 और लैम्डा डैश बराबर है λ/n। तो मान रख देते हैं 6360 और ये 4/3, तो हो जाएगा 6360, ये हो जाएगा 3/4। काटिए, तो जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4770 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो आपका 4770 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और पहले कितना था? 6360 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो देख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा प्रकाश का वो कौन सा होगा? व्यतिकरण कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी टॉपिक की बात करेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जैसा अभी पिछले टॉपिक में हम लोग व्यतिकरण के बारे में जाने हैं कि व्यतिकरण क्या होता है, कि जब तरंगे क्या होती हैं, तो एक वर्णी तरंगे, जब दो प्रकाशीय तरंगे एक ही माध्यम में ट्रेवल करती हैं या गुजरती हैं तो उनके अध्यारोपण से, ठीक है, कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और कहीं प्रकाश की तीव्रता कम होती है। तो जहाँ पे अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं संपोषी व्यतिकरण और जहाँ पे कम होती है उसे हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जैसे साबुन के गुलगुले का सूर्य की उपस्थिति में अलग अलग रंगों में दिखाई देना। ठीक है, और जल के तल पर फैली तेल की परत भी क्या होती है? रंगीन दिखाई देती है। तो ये सब जो प्रोसेस है वो व्यतिकरण के ही थ्रू आते हैं। तभी प्रकाश के 2-3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं और जैसे ही प्रकाश खत्म होगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी प्रकाश ही चल रहा है, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर नोट कर लीजिएगा। 7वां चैप्टर ये है और क्वेश्चन अपने से लगाते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।